नमस्कार। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुबारक आपको। आप अफगानिस्तान में नहीं हो। जैसे कि आप सबको पता है, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक 9/11 अटैक के 20 साल पूर्ति में यानी कि 11 सितंबर 2021 से पहले यूनाइटेड स्टेट्स और 36 नाटो कंट्री के सोल्जर्स अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले छोड़कर चले गए हैं। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि अमेरिका के सोल्जर्स अफगानिस्तान छोड़कर चले क्यों गए। क्या अफगानिस्तान में टेररिज्म खत्म हो गया? जी नहीं। क्या अमेरिका तालिबान के सामने सरेंडर कर गया? जी बिल्कुल भी नहीं। सबसे मॉडर्न वेपन्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला अमेरिकन आर्मी एक तालिबान जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास सही तरह का वेपन भी नहीं है, उनके सामने किस तरह चढ़ सकता है? बैकग्राउंड एयरवेज से यूनाइटेड स्टेट्स सोल्जर्स रातों रात बिना अफगान डिफेंस कमांडर को इन्फॉर्म किए बिना या अफगानिस्तान प्रेसिडेंट को रिपोर्ट किए बिना अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए हैं। अगर आप किसी भी देश के आर्मी के सोल्जर्स से पूछोगे कि क्या इस तरह से आर्मी को अफगान छोड़कर भाग जाना था, तो वो आपको जरूर बताएगा ये अनप्रोफेशनल है। टू बी ऑनेस्ट, दिस शोज द कावर्डिश बिहेवियर ऑफ यूएस आर्मी। बैकग्राउंड एयरबस से यूएस आर्मी भाग जाने के बाद तालिबान को इस जगह से बहुत सारे वेपन्स और गोला बारूद भी मिला है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बॉलीवुड मूवीज में अमेरिकन सोल्जर्स को जितना बहादुर, निडर और साहसी दिखाया जाता है, शायद अमेरिकन सोल्जर्स उतने बहादुर और साहसी है ही नहीं। और सिर्फ अमेरिकन आर्मी के एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। तो आइए अब हम जानते हैं किस तरह से तालिबान का गठन हुआ और इसके जन्म के पीछे किसकी हाथ है। तालिबान के जन्म 1994 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद अफगानिस्तान में होता है। माना जाता है कि इस कोल्ड वॉर में यूएस की डेमोक्रेटिक थिंकिंग का जीत होता है सोवियत यूनियन की डिक्टेटरशिप थिंकिंग के ऊपर, क्योंकि इस कोल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन अनेक देशों में बंट चुका था। 9/11 अटैक के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश अफगानिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा और तालिबान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, 9/11 अटैक के मास्टरमाइंड अल-कायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन था और 9/11 अटैक में तालिबान की किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। 1978 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकर अली भुट्टो, फादर ऑफ बेनजीर भुट्टो, की हत्या करने के बाद पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस जिया उल हक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं। प्रेसिडेंट बनने के बाद जिया उल हक अमेरिका के प्रेसिडेंट जिम्मी कार्टर से मिलते हैं और उन्हें अफगान से सोवियत यूनियन को भगाने के लिए मदद मांगते हैं और अमेरिका पाकिस्तान को मदद करने के लिए राजी भी हो जाता है। आखिर अमेरिका पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान को मदद करने के लिए राजी क्यों हो जाता है? अमेरिका अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक रूल को स्थापन करने के लिए पाकिस्तान के जरिए मदद करने के लिए राजी नहीं होता है, पर इसलिए राजी होता है क्योंकि अमेरिका को सोवियत यूनियन से वियतनाम वॉर में खोए हुए अपने सैनिकों का बदला लेना था। और हाँ, वियतनाम वॉर में अमेरिका की हार हुई थी। अमेरिका से फंडिंग और भारी मात्रा में वेपन मिलने के बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जिया उल हक उस फंडिंग्स और वेपन्स को अपने K2 मिशन, दैट इज खालिस्तान कश्मीर मिशन को पूरा करने के लिए पीओके में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और उस फंडिंग के कुछ परसेंटेज अफगानिस्तान के मुजाहिदीन फाइटर्स को सोवियत यूनियन के विरुद्ध लड़ने के लिए भी दे देते हैं। मूल रूप में देखा जाए तो पाकिस्तान यहाँ पे एक दलाल की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है और इसका पूरा फायदा पाकिस्तान को ही मिल रहा है। उस समय अफगानिस्तान दो राजनीतिक दलों में बढ़ चुका था। एक पार्टी वो था जो कम्युनलिज्म को सपोर्ट करता था, जिसके पीछे सोवियत यूनियन के सपोर्ट था, और दूसरे मुजाहिदीन फाइटर्स थे जो कि अफगान में इस्लामिक रूल चाहते थे, जिनको पाकिस्तान गवर्नमेंट और ISI अमेरिका से फंडिंग लेकर सपोर्ट करता था। 1988 और 90 के बीच में सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद वो अफगानिस्तान से अपनी सेना और सपोर्ट हटा देता है। तो अफगानिस्तान में मुजाहिदीन फाइटर्स के सामने अपने ही देश के लोग थे जो कि अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट रूल चाहते थे। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से हट जाने के बाद अमेरिका फंडिंग देना बंद कर देता है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। पाकिस्तान आर्मी अफगानिस्तान में अल-कायदा नाम के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है और ये ऑर्गेनाइजेशन मुजाहिदीन फाइटर्स को लेकर बनाया जाता है। अल-कायदा ग्रुप को पाकिस्तान मोहम्मद नजीबुल्लाह के
अफगान डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और अमेरिका के अगेंस्ट में भड़काने की कोशिश करता है। 1996 में अफगानिस्तान में तालिबान की पूरी तरह से स्थापन हो जाता है। तालिबान को बनाने के पीछे पाकिस्तान का मकसद ये था कि तालिबान के आड़ में रहकर अलकायदा अपने आप को मजबूत और शक्तिशाली बना सकता है। 90 की दशक में अलकायदा अपने आप को शक्तिशाली बनाने में कामयाब हो जाता है। 9/11/2001 अलकायदा अमेरिका के ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला करने में कामयाब हो जाता है और इस हमले के तुरंत ही बाद अमेरिका तालिबान और अलकायदा के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा करता है और इस तरह से पाकिस्तान फिर से अमेरिका को अफगानिस्तान में बुलाने में कामयाब हो जाता है और अफगानिस्तान में एंटर करने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान से लैंड और एयर रूट की ज़रूरत पड़ी। अब आपको ये पता चल गया होगा कि तालिबान और अलकायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स को पाकिस्तान अपने ही स्वार्थ हासिल करने के लिए बना रहा था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ अलकायदा लीडर ओसामा बिन लादेन को और हकानी को पाकिस्तान के हीरो मानते थे और अभी हाल ही में पाकिस्तान के पार्लियामेंट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ओसामा बिन लादेन को शहीद बुला चुके हैं। तालिबान और अलकायदा जो कि अमेरिका के लिए सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में हीरो थे, अब फंडिंग बंद होने के वजह से अमेरिका के ही एनिमी बन गए थे और इसी 90 की दशक में ही कश्मीर में टेररिस्ट अटैक्स होना शुरू हो गया था जिसके पीछे अलकायदा का ही हाथ था। अलकायदा पाकिस्तान में जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था। So now you can say Pakistan is the creator and founding father of all the terrorist organizations. In other way you can say these terrorist organizations are created by Pakistan and funded by Western countries. अब हम 2021 में आ जाते हैं। 9/11 अटैक को पूरे 20 साल बीत गया है और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ये घोषणा करते हैं कि 11 सितंबर 21 के पहले अमेरिकन आर्मी के सारे ट्रूप्स अफगानिस्तान से वापस बुला लिया जाएंगे। You can see here what Joe Biden has to say about this withdrawal of American army. The Washington Post quoted you this week in a story about Afghanistan, saying that back in 2010, you said to Richard Holbrooke, the then envoy, "I'm not sending my boy back there to risk his life on behalf of women's rights. It just won't work. Not what we're there for." Is that how you remember it? Or what did you mean? What I meant was there's 1,000 places we could go to deal with injustice. I can think of 10 countries where women and or children and or people are being persecuted or being hurt. But the idea of us going to be able to use our armed forces to solve every single internal problem that exists throughout the world is not within our capacity. The question is America's vital self-interest at stake or the vital self-interest of one of our allies at stake? And the fact that they have a system in Afghanistan, as they do in parts of Pakistan, as they do in parts of other countries, that we're going to send troops to, because there is not, human rights are not being valued to the same degree that we are, that's a different story about sending combat troops. We should call it out. We should go to the United Nations. We should be saying, this is what's happening. We should try to shame and get the world to put pressure on, and economic pressure on people who engage, countries that engage in that, but not send troops. That's what I meant. It is not sufficient. That was my point. And the idea was, and I think Richard had said something like, well, women are being abused there. I said, they're being abused a lot of places around the world. Are we going to send our American forces all over the world to make sure that stops? But then don't you bear some responsibility for the outcome if the Taliban ends up back in control and women end up losing the rights? No, I don't. Look, are you telling me that we should go into China go to war with China because what they're doing to the Uyghurs, 1 million Uyghurs out in the West in concentration camps? Is that what you're saying to me? It was your quote, sir. I was asking you. No, I know. I gave the answer. Do I bear responsibility? Zero responsibility. Mm-hmm. The responsibility I have is to protect America's national self-interest and not put our women and men in harm's way to try to solve every single problem in the world by use of force. That's my responsibility as president, and that's what I'll do as president. पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने का जो लक्ष्य अमेरिका आर्मी का था वो अभी पूरा नहीं हुआ था, पर हाँ वो ओसामा बिन लादेन को मारने में कामयाब जरूर हो गए थे। बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश एंड बाराक ओबामा, अमेरिका के ये तीनों प्रेसिडेंट पाकिस्तान को एड एंड एमुनिशन प्रोवाइड करने के लिए अनेक डील साइन किए थे, पर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद वो सारे फंडिंग्स और एमुनिशन सप्लाई बंद कर दिए थे
जो कि एक तरह से इंडिया के लिए भी मददगार था। 20 साल तक तालिबान के टेररिस्ट गुफाओं में छुपकर अमेरिका की आर्मी से लड़ते रहे और इस बीच में तालिबान को पता चल गया था कि अफगानिस्तान को कब्जे में लेने के लिए तालिबान को अफगानिस्तान में अपनी गवर्नमेंट की स्थापना करना पड़ेगा। 20 साल में अमेरिका के 2400 सोल्जर्स की मौत हुई थी और जबकि 10,000 से ज़्यादा सोल्जर्स जख्मी हुए थे। और हाँ, अफगानिस्तान में अमेरिका $1 बिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका था। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का ये कहना है, अमेरिका अपने सैनिकों और इकोनॉमी को इस तरह से दूसरे देश की डेमोक्रेसी को कायम रखने के लिए बर्बाद नहीं कर सकता है। डेमोक्रेसी को कायम करने का काम यूनाइटेड नेशन का है, अकेला अमेरिका का नहीं है। सो इट टूक America's 4 presidents, tens of thousands of lives, and $1 billion investment, and 20 years to replace Talibans with Talibans in Afghanistan. 15 अगस्त 2021 के शाम को तालिबान ने पूरी तरह से अफगानिस्तान को अपने कबूल में कर चुका है और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गानी देश छोड़कर भाग गए हैं। पर अमेरिका आर्मी के अफगानिस्तान छोड़ने के सिर्फ एक हफ्ते बाद तालिबान इतने आसानी से पूरे देश में कब्जा कैसे कर लेते हैं, जबकि तालिबान के पास 85,000 सोल्जर्स हैं और अफगान के पास 3 लाख सोल्जर से भी ज़्यादा का आर्मी है। तो फिर बिना किसी युद्ध और दुविधा के सामने किए बिना तालिबान अफगानिस्तान में कब्जा कैसे कर लेता है? इसके लिए आपको 2 साल पहले किए गए प्यू सर्वे को देखना पड़ेगा। किए गए प्यू सर्वे के मुताबिक 99% अफगान अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट चाहते हैं। 96% अफगान्स को ये लगता है कि दूसरे रिलीजन के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करना उनका ड्यूटी है। 94% अफगान सोचते हैं कि वाइफ को अपने हस्बैंड के प्रति वफादार रहना चाहिए एंड 40% अफगान सपोर्ट सुसाइड बॉम्बिंग। पर तालिबान अफगानिस्तान में शासन करने में दिक्कत क्या है? लोग अफगानिस्तान छोड़कर भाग क्यों रहे? तालिबान ऑर्गेनाइजेशन शरिया रूल में विश्वास करता है, यानी कि कुरान में लिखे गए शासन पद्धति में विश्वास करता है। मैं यहाँ आपको कुछ शरिया रूल के नमूने दे देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि शरिया रूल में क्या कमी है। शरिया रूल के अनुसार लड़कियों को भूखे में रहना होगा। लड़कियाँ एक से ज़्यादा शादी कर नहीं सकते हैं। और हाँ, जबकि लड़कों को 4 शादी करने की इजाज़त है। लड़कियों को स्कूल जाने की कोई अधिकार नहीं है। वो नाच नहीं सकते हैं, गाना नहीं गा सकते हैं और कहीं नौकरी भी नहीं कर सकते हैं। कोई नॉन मुस्लिम अगर मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो उसकी सज़ा मौत है। एक औरत अपने हस्बैंड के अलावा किसी दूसरे आदमी से बात नहीं कर सकता है। यानी कि शरिया रूल में नॉन मुस्लिम्स और लड़कियों को अभिव्यक्ति की कोई आज़ादी नहीं दिया जाता है। अगर पाकिस्तान को ये लग रहा है कि तालिबान पाकिस्तान से मिलकर रहेगा तो ये उनकी गलतफहमी है। तालिबान को पाकिस्तान की डबल स्टैंडर्ड की पता चल गया है और पाकिस्तान तालिबान के सामने इस्लामिक रिलीजन वाला कार्ड भी नहीं कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से शरिया रूल का पालन नहीं करता है। तो तालिबान के अगले शिकार बलूचिस्तान और पाकिस्तानी ही है। और हाँ, उसके बाद वो कश्मीर को अपने कब्जे में करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, पर इसके लिए उन्हें हिंदुस्तान के बहादुर और निडर सिपाहियों की सामना करना पड़ेगा, जो टेक्नोलॉजी में शायद अमेरिका से पीछे हैं, पर क्षमता और जज्बात के मामले में हिंदुस्तान की सेना अमेरिका की सेना से कहीं आगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए भूल मत जाना। धन्यवाद।